मुंबई एयरपोर्ट के बाहर एक लड़की व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहने एयरपोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसके एक हाथ में चूड़ियां थी तो दूसरे हाथ में महंगी वॉच, कानों में सिल्वर ऑक्सीडाइज झुमके और आंखों का रंग एकदम गहरा काला। वो लड़की दिखने में हद से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए जैसे ही वो वहां पर आकर खड़ी हुई आसपास के लोगों की नजरें उस पर टिक गई। कोई भी उसे देखकर नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस लड़की को इंतजार था उस गाड़ी का जो उसे वहां पर लेने आई होगी। वो लड़की थी चेरी, जो आज से सालों पहले इंडिया छोड़कर गई थी और आज इतने सालों बाद वो वापस आई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके बचपन की एक तस्वीर चल रही थी जिसमें वो और एक और दूसरा बच्चा नजर आ रहा था। चेरी की नजरें उस बच्चे पर टिकी हुई थी और वो उससे बोल रही थी, तुम्हारी वजह से नहीं जा रही हूँ मैं एवोकाडो, लेकिन चाहते तो तुम यही हो ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। पर मेरी एक बात सुन लो, वो खिलौना नहीं है कोई जो टूट गया तो और नया आ जाएगा। वो दिल था मेरा जो तुमने तोड़ दिया, पर मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारी दुनिया से, क्योंकि तुमने कहा है जाने को। देखना जब वापस बुलाओगी तो भी नहीं आऊंगी। ये बोलते हुए चेरी की आंखों में आंसू थे। तकरीबन 4-5 साल की वो मासूम सी चेरी बस सामने खड़े एवोकाडो मतलब दिव्यांश रावत को देखे जा रही थी। दिव्यांश रावत जो खुद तकरीबन 5 साल का था, लेकिन 5 साल की उम्र में ही उसे नफरत हो गई थी, नफरत चेरी से। चेरी की बात सुनकर दिव्यांश जो रेलिंग के पास खड़ा था उसने अपने हाथ रेलिंग पर कस लिए और दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी बुलाऊंगा ही नहीं चेरी, तुम मुझे मेरी वजह से छोड़कर नहीं जा रही हो, अपनी हरकतों की वजह से जा रही हो। अगर तुमने मुझसे मेरी मम्मा को नहीं छीना होता तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नाउ आई डोंट केयर, तुम कहीं भी जाओ आई जस्ट डोंट केयर। उसकी बात सुनकर चेरी रोते हुए वहां से चली गई थी। बचपन के पलों को याद करते हुए चेरी की आंखों नमी तैर गई थी। वो इतना खो चुकी थी कि उसे महसूस नहीं हुआ कि कब एक शख्स जो करीबन 25 साल का था, दिखने में हद से ज्यादा अट्रैक्टिव, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, हाथों में मेहंदी वॉच और डायमंड की 3-4 रिंग्स पहने उस शख्स की पर्सनैलिटी बहुत ही हॉट थी। उसकी आंखों में एक गहरा समंदर नजर आया था जो नफरत से भरा था या दीवानगी से कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन अब जब उस शख्स की गर्म सांसें चेरी को अपने चेहरे पर महसूस हुई तो वो एकदम से होश में आई। अचानक से ही अपने सामने उस शख्स को देखकर चेरी हड़बड़ा गई और पीछे की तरफ हटने को हुई, लेकिन उस शख्स ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, संभाल कर रेड, गिर जाओगी। उस शख्स के मुंह से अपने लिए रेड सुनकर चेरी की सांसें और भी ज्यादा फूलने लगी। उसके चेहरे पर उसकी नर्वसनेस साफ नजर आ रही थी। वही वो शख्स अब उसकी कमर पर अपना दूसरा हाथ रखकर बोला, बट डोंट वरी, अगर तुम गिरोगी भी तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कोई चोट नहीं लगने दूंगा तुम्हें, लेकिन खुद तुम्हें कोई चोट नहीं दूंगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। उसकी बात पर हैरान चेरी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ एवोकाडो। उसके मुंह से अपने लिए एवोकाडो सुनकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो शख्स कोई और नहीं दिव्यांश रावत था, रावत इंडस्ट्रीज के सीईओ, जिसका मुंबई पर राज चलता था, और एक और चीज थी जिस पर वो पूरी तरह से कब्जा करने वाला था और वो थी चेरी और उसकी सांसें। दिव्यांश चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, मैंने तो सुना था कि जब से तुम इंडिया से गई हो तब से लेकर आज तक तुमने मेरा चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन तुम तो मुझे देखते ही पहचान गई। क्या बात, मुझे चोरी छुपे देखती थी क्या? उसके सवाल पर चेरी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि जब भी दिव्यांश की मॉम धरा चेरी से दिव्यांश के बारे में बात करती थी तो चेरी हमेशा यही बोल देती थी कि उसे दिव्यांश से कोई लेना देना नहीं है और वो प्लीज उससे दिव्यांश के बारे में बात न किया करे, उसे दिव्यांश का ना ही जिक्र सुनना है और ना ही उसका चेहरा देखना है। दिव्यांश एक बार फिर से तिरछा मुस्कुराया और बोला, कहीं तुम मुझे इंस्टाग्राम पर स्टॉक तो नहीं करती थी? क्योंकि आज तक तुम्हारी फॉलो रिक्वेस्ट तो मुझे नहीं आई। चेरी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो कैसे ही बताए दिव्यांश को कि वो कह तो देती थी कि वो दिव्यांश को देखना नहीं चाहती, लेकिन कोई दिन नहीं था ऐसा जिस दिन वो दिव्यांश की तस्वीरें ना देखें। वो बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, लेकिन जो एहसास बचपन में उसके दिल में पैदा होने शुरू हुए उन्होंने उसे नहीं छोड़ा और वो एहसास लगातार बढ़ते ही गए। वो चेरी जो बचपन में दिव्यांश की दोस्ती के लिए तरसती रह गई, अब वो उसके प्यार के लिए तड़पने लगी थी। जब चेरी ने कोई जवाब नहीं दिया तो दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा तो पता नहीं रेड तुमने मुझे स्टॉक किया या नहीं, लेकिन तुम्हारी हर एक चीज पर मेरी नज़र थी। तुम्हारी हर एक चीज मेरे कंट्रोल में थी, बेशक से वो तुम्हारा कॉलेज जाना हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं और जाना, हर पल तुम मेरी नज़रों में थी। जानती हो क्यों? चेरी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा।
उसे समझ नहीं आ रहा था जब दिव्यांश पिछले इतने सालों से उससे बात नहीं कर रहा था तो वो उस पर नज़र भी क्यों रख रहा था। अगले ही बोल दिव्यांश चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशंस लिए बोला, बिकॉज यू आर माइन रेड। और दिव्यांश रावत अपनी चीज़ों पर अपनी नज़र हमेशा रखता है और खास चीज़ों पर तो खास नज़र रखता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर चेरी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी सांसें अब एक बार फिर से गहरी हो गई थी। उसे दिव्यांश की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। अगले ही पल उसने अब खुद को संभाला और बोली, मुझे रावत मेंशन जाना है। स्ट्रॉबेरी मेरा इंतजार कर रही होगी। चेरी दिव्यांश की मॉम धरा को स्ट्रॉबेरी बोलती थी। ... बचपन में दिव्यांश और चेरी दोनों एक दूसरे के साथ ही थे और दोनों के बीच सब अच्छा था, लेकिन दिव्यांश की मॉम धरा दिव्यांश से ज़्यादा जब चेरी पर ध्यान देने लगी तो दिव्यांश इस बात पर गुस्से में रहने लगा और हालात धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बिगड़ गए कि दिव्यांश को चेरी से नफरत हो गई, जिसकी वजह से चेरी ने सबसे दूर जाने का फैसला ले लिया। लेकिन आज वो इंडिया वापस आई थी क्योंकि दिव्यांश शादी कर रहा था। ... हालांकि वो इस शादी में आना नहीं चाहती थी क्योंकि दिव्यांश को किसी और के साथ देखकर उसका दिल और भी ज़्यादा बुरी तरह से टूट जाता, लेकिन धरा ने ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर बुलाया था। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर दिव्यांश किसी और के साथ शादी कर रहा है तो वो चेरी से इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्यों वो पिछले कई सालों से उस पर नज़र रख रहा था। वो अब पूरी तरह से पीछे हटी और बोली, मुझे नहीं लगता आप यहाँ मुझे लेने आए होंगे। एवोकाडो। स्ट्रॉबेरी ने जरूर मेरे लिए कोई गाड़ी भिजवाई होगी। उसकी बात पर दिव्यांश तुरंत बोला, भिजवाई है ना, क्यों नहीं भिजवाई, वो देखो सामने। ये बोलते हुए उसने सामने खड़ी एक लग्जरियस गाड़ी की तरफ इशारा किया जिसकी ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर बैठा था। चेरी ने एक गहरी सांस ली और अपना बैग लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी दिव्यांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे तुरंत अपनी तरफ खींचा। चेरी एकदम कांप उठी। उसके हाथ दिव्यांश के सीने पर थे और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए दिव्यांश को देख रही थी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और अपने दूसरे हाथ से उसके गालों पर झूल रहे बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, तुम्हारे लिए गाड़ी आई जरूर है, लेकिन तुमसे किसने कहा रेड कि तुम उस गाड़ी में रावत मेंशन जाओगी। तुम फिलहाल रावत मेंशन भी नहीं जाओगी क्योंकि तुम मेरे साथ चलोगी। लेकिन कहाँ, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्यों, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके जवाब पर चेरी बस उसकी तरफ देखती रह गई और अब दिव्यांश पूरी तरह से उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील यू माई रेड। चेरी एकदम से फ्रीज हो गई क्योंकि दिव्यांश ने जिस तरह से उसकी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था और दिव्यांश के एक्सप्रेशंस भी बहुत सेडिक्टिव थे। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर दिव्यांश की बातें सुनकर चेरी एकदम से फ्रीज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या दिव्यांश की बातों का सच में वही मतलब है जो वो समझ रही है। वो दिव्यांश की तरफ देखती ही रह गई और अब दिव्यांश ने अगले ही पल उसे अपने कंधे पर उठा लिया। चेरी की आंखें हैरत में फैल गई। उसने जल्दी से दिव्यांश की पीठ पर अपना हाथ रखा और बोली, छोड़िए मुझे एवोकाडो, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग हमें देख रहे हैं, आप ऐसे कैसे मुझे अपने कंधे पर उठा रहे हैं? मुझे रावत मेंशन जाना है, मुझे कहीं और नहीं जाना। आप ये सब बातें क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो बोल ही रही थी कि दिव्यांश ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे सीट पर लगभग से पटक कर बिठाते हुए बोला, सब समझ आएगा तुम्हें रेड, मुझे समझाने तो दो और समझने के लिए हमारा यहाँ से जाना जरूरी है। लेकर चलता हूँ मैं तुम्हें अपनी दुनिया में, जहाँ तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी और डोंट वरी, मैं सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही इंटेंस थे। चेरी का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अगले ही पल अब दिव्यांश जाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी वहां से निकल गई। वो गाड़ी जो धरा ने चेरी के लिए भेजी थी वो पीछे ही खड़ी रह गई और अब उस गाड़ी का ड्राइवर भी वहां से गाड़ी लेकर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन पूरा खूबसूरती से सजा हुआ था। धरा ने हर एक चीज़ अपने हिसाब से डेकोरेट की थी और उसकी चॉइस का तो सबको पता था कि उसकी चॉइस और चेरी की चॉइस बिल्कुल एक जैसी है। बाहर से जब उसे एक गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी तो वो मुस्कुराने लगी। कब से वो पलके बिछाए हॉल में ही बैठी थी और अब जैसे ही उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी वो तुरंत एक सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, जाओ जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ। ये बोलकर वो खुद भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और उसकी नज़रें सामने की तरफ टिक गई, लेकिन सामने से जब गाड़ी रुकी और उसमें से सिर्फ ड्राइवर बाहर निकला तो वो हैरान रह गई। अगले ही पल वो ड्राइवर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सॉरी मैडम, लेकिन चेरी मैडम मेरे साथ नहीं आई। धरा हैरानी से बोली, तुम्हारे साथ नहीं आए मतलब?
वो ड्राइवर लड़खड़ाती हुई आवाज के साथ बोला, वो छोटे मालिक उन्हें अपने साथ ले गए। ये बोलते हुए उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और ड्राइवर की बात सुनकर धरा हैरान रह गई थी। छोटे मालिक मतलब दिव्यांश, और अगर दिव्यांश चेरी को अपने साथ लेकर गया है तो वो लोग अब तक रावत मेंशन पहुंचे क्यों नहीं? ये बात अब धरा को परेशान करने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रावत्स फार्म हाउस, एक लग्जरियस गाड़ी वहां पर आकर रुकी और उस गाड़ी में से दिव्यांश बाहर निकला। चेरी हैरानी से उस फार्म हाउस को देख रही थी क्योंकि वो कभी उस फार्म हाउस पर आई नहीं थी। बचपन में उसका कभी उस फार्म हाउस पर आना नहीं हुआ और अब तो वो कई सालों से इंडिया ही नहीं आई तो फार्म हाउस में आना तो दूर की बात। वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी क्योंकि उसे एक अजीब सा डर लग रहा था। लेकिन दिव्यांश ने आकर जब उसकी साइड का दरवाजा खोला और चेहरे पर इंटेंस स्माइल लिए उसे देखा तो वो तुरंत बोली, ये हम कहाँ आए हैं एवोकाडो? दिव्यांश तुरंत बोला, क्या तुमने बाहर लगी हुई नेम प्लेट नहीं देखी? ऐसा हो तो नहीं सकता रेड कि तुमने वो नेम प्लेट ना देखी हो। चेरी झट से बोली, उस पर तो रावत फार्म हाउस लिखा था। दिव्यांश सार्कास्टिकली बोला, चलो अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ना आता है, समझना भी आता ही होगा, फिर तो अब तक तो समझ आ जाना चाहिए था कि ये फार्म हाउस है, हमारा फार्म हाउस। उसके मुंह से हमारा फार्म हाउस सुनकर चेरी की हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई। अगले ही पल दिव्यांश ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, बाहर आओ। चेरी तुरंत बोली, मुझे यहाँ नहीं आना, मुझे स्ट्रॉबेरी के पास जाना है। दिव्यांश उसकी बातें सुनते हुए समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, इसलिए वो खुद ही गाड़ी के अंदर की तरफ झुका और उसने चेरी को अपनी गोद में उठा लिया। चेरी ने तुरंत उसके कंधों पर अपने हाथ रख दिए। दिव्यांश उसे अपनी गोद में समेटे हुए फार्म हाउस के अंदर लेकर गया और फिर सीधा उसे उस फार्म हाउस की सबसे लग्जरियस रूम में लेकर आया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। चेरी को वहां पर एक अलग ही वाइब आ रही थी क्योंकि उस रूम की लाइट बहुत ही ज़्यादा डिम थी। दिव्यांश ने उसे बेड पर लेटाया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो रेड? अब ये मत कह देना कि मैं कोई अनजान हूँ इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती भी हो तुम। बस बात इतनी सी है कि आज मुझे फील पहली बार करोगी। उसकी बातें सुनते हुए अब चेरी का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो झट से बोली, आप करना क्या चाहते हैं एवोकाडो? दिव्यांश अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा और उसे अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए देख चेरी की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। वो झट से बिस्तर से उठी और बोली, ये आप अपनी शर्ट के बटन क्यों खोल रहे हैं? आप मेरे सामने अपने कपड़े। ये बोलते हुए वो चुप हो गई थी। उसकी सांसें बेहद गहरी हो गई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। दिव्यांश ने अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकी और अगले ही पल चेरी की कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, इतनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी तुम कि तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं करना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होने वाला है? अगर हमें नॉर्मल ही रहना था तो मैं तुम्हें रावत मेंशन लेकर जाता रेड। मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर आया हूँ तो कुछ तो खास होने वाला होगा ना, और वो खास क्या है क्या अभी भी मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत है? ये बोलते हुए उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा। चेरी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपकी किसी और से शादी होने वाली एवोकाडो, और आप मुझसे प्यार तो नहीं करते होंगे? दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, एग्जैक्टली, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसके मुंह से ये सुनकर जैसे चेरी का दिल बड़ी ही शिद्दत से टूट गया। बचपन से ख्वाब था उसका कि कभी तो दिव्यांश चेरी से नफरत करना छोड़कर उससे यूं कहे कि हाँ वो प्यार करता है चेरी से, लेकिन यहाँ तो दिव्यांश ने सीधा सीधा मना कर दिया था। पर अगर उसे प्यार नहीं करता, किसी और से शादी कर रहा है, तो यूं उसके करीब आने का क्या मतलब? उसकी आंखों में नमी आ रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बोली, अच्छी बात है आप मुझे प्यार नहीं करते। उसे तो करते होंगे जिससे शादी कर रहे हैं, तो फिर उसके सामने जाकर अपने कपड़े उतारिए ना एवोकाडो, मेरे सामने ये सब क्यों कर रहे हैं आप? जैसे ही उसने कहा दिव्यांश तुरंत बोला, क्योंकि मुझे फील तुम्हें करना है। ये बोलकर अब उसने चेरी की कलाई को छोड़ा और उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया। उसने चेरी को सीधा अपने सीने से सटा लिया था और उसका चेहरा चेरी के चेहरे पर झुका हुआ था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या तुम मुझे फील नहीं करना चाहती? चेरी उसके सवाल का कोई जवाब दे ही नहीं पा रही थी। वो बस उसकी आंखों में खो गई थी, वो गहरी आंखें जिनमें वो हमेशा से खोना चाहती थी। दिव्यांश ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ गया। चेरी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे अपना दिल इस वक्त तेजी से धड़कता हुआ महसूस हो रहा था, इसके अलावा वो और कुछ महसूस कर ही नहीं पा रही थी।
दिव्यांश ने उसे बिस्तर पर अच्छे से लेटाया और फिर उसके ऊपर झुक गया। चेरी बस एकटक उसे देखे जा रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद दिव्यांश के सीने पर आ गए। उसके चौड़े कंधे और उभरी हुई चेस्ट चेरी की सांसें गहरी करने के लिए काफी थी। दिव्यांश उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, आई वांना किस यू। चेरी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे दिव्यांश का सवाल सुनाई ही नहीं दिया। वही दिव्यांश ने अब एक बार फिर से कहा, आई वॉन्ट टू टेस्ट योर रेड। अब भी चेरी ने कुछ नहीं कहा। वो पूरी तरह से दिव्यांश में खोई हुई थी। दिव्यांश ने अब अपना अंगूठा चेरी के होठों पर रखा और उन्हें रब करते हुए बोला, तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट है रेड, आई वॉन्ट टू फील देम, कैन आई। चेरी एकदम से होश में आए और बोली, हाँ हाँ क्या। अभी उसने इतना ही कहा था कि दिव्यांश ने तो बस उसका हाथ चूमा और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। चेरी एकदम से सुन्न रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। लेकिन अब उसे दिव्यांश के लिप्स अपने लिप्स पर फील हो रहे थे। वो एकदम हार्ड लिप्स जो उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपना कब्जा पूरी तरह से जमा चुके थे, उन्हें फील करते ही चेरी ने अपने हाथों को दिव्यांशी के कंधों पर जोरों से कस दिया। उसके नाखून दिव्यांश के कंधों पर चुभने लगे, लेकिन दिव्यांश नहीं रुका। वो यूं ही चेरी को किस करता रहा। पहले उसने उसके अपर लिप्स को बहुत ही स्मूथली अपने दोनों लिप्स के साथ अच्छी तरह से प्रेस किया और फिर अपर लिप को छोड़कर लोअर लिप को प्रेस करने लगा। चेरी कभी अपने होठों को खोल रही थी और कभी बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिव्यांश उसे कुछ करने ही नहीं दे रहा था। वो उसके लिप्स में अपनी जगह बनाए जा रहा था और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से अंदर डीप जाते हुए उसे डीपली किस करने लगा। चेरी की सांसें जैसे एक पल के लिए रुक गई और उसने अपने हाथ दिव्यांश के सिर पर रख दिए। उसने कभी सोचा था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन ये ख्वाब उसके कभी पूरे होंगे इस बात की उम्मीद नहीं थी उसे। लेकिन अब सच में दिव्यांश उसे किस कर रहा है इस बात पर उसे जैसे यकीन हो चला था और वो खुद को रोक ही नहीं पाए। ये जानते हुए भी कि दिव्यांश किसी और से शादी कर रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो खुद से दिव्यांश को किस करने लगी थी। शायद ये सोचकर कि अगर ये इसकी जिंदगी का एक हसीन ख्वाब है तो वो भी उस ख्वाब को पूरी तरह से जीना चाहती है। उसके हाथ अब कहीं से भी दिव्यांश को रोक नहीं रहे थे और दिव्यांश धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी पर चलाने लगा था। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े पूरी तरह से नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और चेरी के हाथों को दिव्यांश ने अपने हाथों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। अगले ही पल दिव्यांश ने कुछ ऐसा किया कि चेरी पूरी तरह से दर्द से तड़प उठी। उसका अंग इस वक्त उस दर्द को महसूस कर गया था जो उसे खुद नहीं पता था कि वो फील करना चाहती है या नहीं। लेकिन अब तो वो सब होना शुरू हो चुका था जो शायद नहीं होना चाहिए था। चेरी की गहरी सांस उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और दिव्यांश पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था। चेरी की आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें लुढ़क गई। चेरी की मदहोशी भरी सिसकियां उसे और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी और वो लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ चेरी को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट रहा था और उसे पूरी तरह से फील कर रहा था। दूसरी तरफ रावत मैंशन, धरा बार बार चेरी के फोन कर रही थी, लेकिन चेरी का फोन लग ही नहीं रहा था। चेरी का फोन लगता भी कैसे, वो तो साइड में टेबल पर रखा था और दिव्यांश ने उसे स्विच ऑफ कर दिया था। वो जानता था कि धरा चेरी को फोन करेगी और वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था। इस वक्त चेरी पूरी तरह से उसकी बाहों में थी और वो उसकी गर्दन पर किस कर रहा था। उनके बदन अभी भी आपस में उलझे हुए थे और दोनों के बदन पूरी तरह से पसीने से भरे हुए थे। तकरीबन 3 से 4 घंटे उस कमरे में चेरी और दिव्यांश दोनों की गर्म सांसें अपनी जगह बनाती रही और फिर रात के तकरीबन 8 बजे दिव्यांश चेरी के ऊपर से हटा और उसके बगल में लेट गया। चेरी भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसका पूरा बदन दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची। उसने अपनी बगल में लेटे दिव्यांश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशन थे। चेरी ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो जोरों से आह निकल गई। दिव्यांश ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा क्या? चेरी रोते हुए बोली, हम दोनों के बीच ये सब कैसे हो गया एवोकाडो? दिव्यांश ने उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा और बोला, हम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं है रेड, हम दोनों ने कुछ किया है। बिना तुम्हारी मर्जी की तो नहीं किया ना मैंने। तुम भी इसमें शामिल थी तो फिर अब इतना हैरान क्यों हो रही हो? चेरी तुरंत बोली, लेकिन ये तो गलत है ना एवोकाडो, क्योंकि आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है। आप निहारिका से शादी करने वाले थे ना। उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि अब आप ये शादी नहीं करने वाले। हमें पहले उससे बात करनी चाहिए थी, उसके बाद ये सब कुछ। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला,
तुमसे ये किसने कहा रेड कि मैं निहारिका से शादी नहीं करूंगा? उसकी बात सुनकर चेरी एकदम से चौंक गई। वो कुछ पल यूं ही दिव्यांश को देखती रही और फिर अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, क्या क्या मतलब है आपका एवोकाडो? अभी अभी हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? ये बोलते हुए वो अभी भी दिव्यांश को देख रही थी, जो अब बिस्तर से उठ चुका था और अपने कपड़े पहन रहा था। दिव्यांश उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, बाहर वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, जल्दी आना। मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है रेड, फिर सामने इंतजार करवाने वाला बेशक से कोई भी क्यों ना हो। ये बोलकर उसने अब अपनी शर्ट भी पहनी और वहां से बाहर की तरफ चला गया। चेरी बिस्तर पर बैठी रह गई। उसने अपने ऊपर ओढ़ रखे ब्लैंकेट को पूरी तरह से अपने हाथों में कस लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो पिछले 4-5 घंटों से जिस पल को जी रही थी, ये सोचकर कि शायद दिव्यांश की नफरत खत्म हो गई और उसके दिल में भी उसके लिए वही फीलिंग है जो चेरी के दिल में है, लेकिन वो तो अभी भी निहारिका से शादी की बात कर रहा था। तो फिर दिव्यांश ने उसके साथ ये सब क्यों किया? ये सब सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्लीज़ फॉलो माई YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स।